स्पीड ऑफ साउंड वेव के लिए जो हमने फॉर्मूला बताया आपको, गैसेस में अंडर रूट बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी एंड सॉलिड्स में अंडर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी। सिंपल सा फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, क्योंकि गैसेस में जो बल्क मॉडुलस है वो थर्मोडायनेमिक्स में आपको बताया गया है कि गैसेस की जो बल्क मॉडुलस है या इन जनरल बल्क मॉडुलस को आप डिफाइन करते हो माइनस ऑफ चेंज ऑफ द प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। इन जनरल इलास्टिसिटी में ऐसे डिफाइन करते हैं इसको। और इसको डिफरेंशियल फॉर्म में ये लिखते हो माइनस v मल्टीप्लाइड बाय dt ओवर dt। तो शायद आप लोग को याद आ गया कि इसमें ये कहा गया था ना, इसमें दो साइंटिस्टों का था, एक न्यूटन का था और एक लैपलास का था। न्यूटन ने साउंड वेव की प्रोपगेशन को आइसोथर्मल माना था और लैपलास ने साउंड वेव की प्रोपगेशन को एडियाबैटिक माना था। न्यूटन का रिजल्ट बाद में गलत प्रूफ हो गया था और लैपलास वाला करेक्ट हो गया था। तो हम डायरेक्टली उस पे आते हैं कि जो बल्क मॉडुलस है वो आप एडियाबैटिक प्रोसेस के हिसाब से निकालोगे, और एडियाबैटिक प्रोसेस के हिसाब से जब बल्क मॉडुलस की वैल्यू निकालते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स वाले लेक्चर में इसको डिस्कस हुआ है। माइनस गामा वी बाई वी। नहीं, माइनस नहीं आता, मॉडुलस माइनस में नहीं आता, मॉडुलस मॉड है पॉजिटिव, तो सिंपली गामा इंटू पी, गामा टाइम्स प्रेशर, गामा बाई सीपी बाई सीबी। तो इसको जब यूज करते हैं तो साउंड वेव की स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है अंडर रूट ऑफ गामा इंटू उसका प्रेशर पी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी। और प्रेशर बाई डेंसिटी को आइडियल गैस इक्वेशन से भी रिप्लेस किया जाता है, तो उसके हिसाब से ये बन जाता है गामा एंड प्रेशर बाई डेंसिटी फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन RT डिवाइडेड बाय द मोलर मास। तो ये जस्ट फॉर्मूले वाला पार्ट है। कोई एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है इसके ऊपर आप लोग को? नो सर, आपने बताया है सर, प्रोसेस डिपेंडेंट आता है बल्क मॉडुलस। हाँ, नहीं मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊं मैं, मतलब क्वेश्चन क्या दूंगा, जब डेटा दूंगा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसमें और कुछ है नहीं। हो जाएगा तो सर। मेरे ख्याल से इसको स्किप कर दिया ज्यादा अच्छा है। हाँ ठीक है। गामा मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक का आप लोगों ने ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में करा हुआ है, तो इसको, इस पार्ट को हम हटा रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद आओ जो मेन पार्ट है साउंड वेव चैप्टर का। वो आता है इसकी इक्वेशन, मतलब प्रेशर वेरिएशन जिसको बोलते हो आप। जो मेन पार्ट है वो है प्रेशर वेरिएशन इन गैसेस। इसको देखो, इसको समझो आप, प्रेशर वेरिएशन इन द गैसेस को समझना पड़ेगा। इसमें क्या है देखो, अगर हम ये मान लें कि हमारे पास कोई एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब जिसके अंदर हमने कोई आइडियल गैस भरी हुई है, और इस आइडियल गैस में कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करता है कितने मोल यूज किए गए इसके अंदर, उसके हिसाब से। तो और इसके एक एंड पर हमने एक वाइब्रेशनल पिस्टन यूज किया है जिसको ऑसिलेट करेंगे। बेसिकली ये ऑसिलेशन पिस्टन जो होगा वो एज ए सोर्स काम करेगा आपका, और इसके अंदर जो गैसेस है वो एक यूनिफॉर्म प्रेशर पे है। इस पॉइंट को समझिएगा जरा, मतलब इसमें हमने गैसेस भरी हुई हैं और ये गैसेस यूनिफॉर्म प्रेशर पे है। दैट मीन्स की प्रेशर की वैल्यू सभी जगह पर पी नॉट है। सो पी नॉट प्रेशर एट एवरी पॉइंट। और ये स्टेटस तब है जब हमारा ये पिस्टन रेस्ट के मोड में है, मतलब पिस्टन अभी अगर मूव ना करे उस कंडीशन पर इसके अंदर की जितनी भी गैसेस होंगी वो सब सिमिलर प्रेशर्स पे होंगी। तो यहाँ पर भी प्रेशर पी नॉट, यहाँ पर भी प्रेशर पी नॉट, यहाँ पर भी प्रेशर पी नॉट। यानी आप ये कह सकते हो कि प्रेशर जो है वो पोजीशन और टाइम दोनों के इंडिपेंडेंट, ये कह सकते हैं। ठीक है, ये तब होगा जब पिस्टन ऑसिलेट नहीं कर रहा। प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन एंड टाइम। ना उसके बाद कहा जाता है कि जब इसमें पिस्टन को ऑसिलेशंस प्रोवाइड कर देंगे, इस पिस्टन को जब ऑसिलेशंस प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर ऑसिलेशन गिवन टू पिस्टन, उस कंडीशन में प्रेशर अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग हो जाता है।
क्योंकि जब पिस्टन ऑसिलेट करेगा तो साथ में ये सारे मॉलिक्यूल्स भी अपनी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशंस के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, स्टार्ट कर जाएंगे ऑसिलेट करना। ये ऐसे में यहाँ तक का मैसेज क्लियर है आप लोग को यार, जो मैं बोल रहा हूं आपको? ये वाली बात समझ में आई कि जब पिस्टन ऑसिलेट नहीं कर रहा था तब उस टाइम पर जो अंदर गैसेस हैं उन गैसेस में हर एक पॉइंट पर और हर एक टाइम पर प्रेशर की वैल्यू पी नॉट के बराबर है, कोई चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। फिर जब इस पिस्टन को ऑसिलेशन प्रोवाइड किया तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो जहां पे थे वो अपनी अपनी इक्विलिब्रियम प्लेस पर ऑसिलेटरी मोशन करना स्टार्ट कर देते। हमने इसी में से कोई एक सैंपल मॉलिक्यूल लिया जो हमारे इस पिस्टन से एक्स डिस्टेंस पे था। तो जैसे ही पिस्टन वाइब्रेट करेगा एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगी, वो डिस्टरबेंस आगे तक प्रोपोगेट करेगी, तो यहाँ पर जो ऑसिलेशन होगी वो प्रोपोगेट करके यहाँ पर भी आएगी, तो ये मॉलिक्यूल भी कुछ टाइम के बाद ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। और ये मॉलिक्यूल अपना अगर ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा तो ये अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से कुछ वाई डिस्प्लेसमेंट आगे चला जाएगा मान लेते। और इस y की इक्वेशन हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ड्राइव की हुई, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल y, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी ड्राइव किया हुआ है, कैपिटल A मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा t माइनस ऑफ kx एंड प्लस फाई नॉट। यहां तक ठीक है? इस पॉइंट तक कोई दिक्कत? नो सर। नहीं, ठीक। फिर एक और मॉलिक्यूल चूज करें, एक और मॉलिक्यूल जो कि पिस्टन से x प्लस डेल्टा x, मतलब इससे डेल्टा x डिस्टेंस और आगे था, तो ये वाला मॉलिक्यूल भी ऑसिलेट कर रहा होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से कुछ y प्लस डेल्टा y मानते हैं। और ये सब कुछ किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर हो रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम टी पर की बात करें तो ये मॉलिक्यूल सभी ऑसिलेट करेंगे, बट क्योंकि डिस्टरबेंस जब इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगी तो पहले ये ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा और उसके कुछ टाइम के बाद ये वाला मॉलिक्यूल ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, तो एक स्पेसिफिक टाइम पर उनके डिस्प्लेसमेंट्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस हो, क्योंकि ये पहले ऑसिलेशन बिगिन कर चुका है, ये बाद में ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहा है। अब इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सेपरेशन डेल्टा एक्स था, जो सेपरेशन यहाँ पर इन दो मॉलिक्यूल के बीच में डेल्टा एक्स हुआ, वो सेपरेशन अब नया कितना हो जाएगा वो देखिए। अब इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में अगर हम नया सेपरेशन फाइंड करें, अगर पहले डेल्टा एक्स था, कोई बता पाएंगे अगर ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स है तो अब ये डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर नई डिस्टेंस इन दो मॉलिक्यूल के बीच में? ये y प्लस डेल्टा y आगे गया है, ये मॉलिक्यूल y डिस्टेंस आगे गया है, और ये डिस्टेंस आपका डेल्टा एक्स है। थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, तो ये जो अननोन डिस्टेंस हम कह रहे हैं ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगी आपकी डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। आएगा यहाँ तक क्या? देखो ये पूरा भाई यहाँ से लेके चले अगर, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका डेल्टा एक्स है, ये y प्लस डेल्टा वाई हो गया, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस आपका हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस वाई प्लस डेल्टा वाई। उसमें से इधर से ये y लेस कर दीजिए तो बचा हुआ डिस्टेंस आपका ये वाला आ जाएगा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो अब क्या हुआ कि दो मॉलिक्यूल जिनके बीच ओरिजिनल सेपरेशन डेल्टा एक्स था, उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन की वैल्यू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई हुई है, मतलब कि सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहा है। और सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब या तो गैस एक्सपेंशन के मोड में जा रही होगी या फिर गैस कंप्रेशन के मोड में जा रही होगी, डिपेंडिंग कि डेल्टा वाई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है कि डेल्टा वाई नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो या तो यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एक्सपेंशन आएगी या फिर वो कंप्रेशन आएगी, और वो एक्सपेंशन और कंप्रेशन ही एडियाबैटिक प्रोसेस है, जिस वजह से जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो चेंज करेगा। मतलब अगर ओरिजिनल प्रेशर यहाँ पी नॉट था तो एक्सपेंशन या कंप्रेशन की वजह से अब यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू चेंज हो जाएगी और वो पी नॉट प्लस कुछ डेल्टा पी हो जाएगी।
और हम लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चेंज ऑफ प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना प्रेशर चेंज होगा ये कैसे मालूम चलेंगे करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो ये पिस्टन है इसका हम क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं कि इसका जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमारा कैपिटल एस के बराबर है। एरिया को कैपिटल एस लिख रहे हैं बिकॉज कैपिटल ए से एम्पलीट्यूड लिख चुके हैं, तो कैपिटल एस फॉर द एरिया। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल एस है तो इन दो मॉलिक्यूल के बीच में जो वॉल्यूम होगा, पहले वॉल्यूम बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये वाला वॉल्यूम लिख सकते हो। अगर ओरिजिनल वॉल्यूम इसको भी मानते हो तो दिस वॉल्यूम विल बी क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। और अब अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करें बिटवीन द सेम टू मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर कितना वॉल्यूम है, तो अब डिस्टेंस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही रहेगा। तो अब जो वॉल्यूम यहाँ पर बनेगा वो वॉल्यूम लिख सकते हैं वी डैश मान लेते हैं, तो वी डैश विल बी क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। और इस हिसाब से निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम में चेंज कितना आया है। जो ओरिजिनल वॉल्यूम है और फाइनल वॉल्यूम में डिफरेंस निकालते हैं वी डैश माइनस वी करेंगे तो चेंज ऑफ वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और चेंज ऑफ वॉल्यूम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू बन जाएगी वी डैश माइनस वी, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वाई। और डेफिनेशन याद करिए, चेंज इन द वॉल्यूम को जब ओरिजिनल वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, चेंज इन वॉल्यूम बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये बाय डेफिनेशन इलास्टिसिटी के अंदर इसको एक नाम दिया जाता है, स्ट्रेन का वर्ड यूज करते हैं। चेंज ऑफ द वॉल्यूम बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम कॉल्ड एज द स्ट्रेन। सो ये वैल्यू बन जाएगी आपके लिए एस इंटू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम एस इंटू डेल्टा एक्स। दैट मीन स्ट्रेन की वैल्यू बन जाएगी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जिसको कैलकुलस के फॉर्म में अगर लिखना चाहें, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को हम कैलकुलस के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वो डी वाई ओवर डी एक्स कह सकते हैं। तो ये दूसरा रिजल्ट हुआ जिस पर न्यूमेरिकल बन सकता है, इसको बोला जाता है वॉल्यूम स्ट्रेन। आंसर हो जाएगा इसका इन कैलकुलस फॉर्म डी वाई अपॉन डी एक्स। लेकिन क्योंकि ये सब कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पर किया गया है और y टाइम और x दोनों का साइमल्टेनियस फंक्शन है, तो t का भी फंक्शन है और x का भी फंक्शन है। हमने इन दो t और x में से एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखा हुआ है और दूसरे वेरिएबल को डिफरेंशिएट हो रहा है यहाँ पर। इसका मतलब मैथ्स की लैंग्वेज में ये पार्शियल डेरिवेटिव कहलाएगा आपका, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कंसीडरिंग टाइम t एज अ कांस्टेंट वैल्यू, पार्शियल डेरिवेटिव। मतलब इसका अगर हम वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कंसीडर करना है टी एज ए कांस्टेंट वैल्यू। आंसर आ जाएगा इसका माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। आया कुछ समझ में यहाँ तक? यस सर। किसी को डाउट कोई? चलिए, वॉल्यूम में स्ट्रेन आ गया माइनस ए इंटू के इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। इलास्टिसिटी में ही बल्क मॉडुलस की जो डेफिनेशन है उस पर जाए अगर, तो बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन ये दी जाती है, डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉडुलस इज माइनस टाइम्स चेंज इन द प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। मतलब एक तरीके से स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का फॉर्मूला। तो डेल्टा पी जो चेंज ऑफ प्रेशर है वो निकालने के लिए डेल्टा वी बाई वी निकाल चुके हैं। देखो डेल्टा वी बाई वी यहाँ पर आ चुका है, डेल्टा वी बाई वी मतलब कि ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। तो चेंज ऑफ प्रेशर जब कैलकुलेट करेंगे तो चेंज ऑफ प्रेशर की वैल्यू बन जाएगी माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी अपॉन वी, और डेल्टा वी अपॉन वी की ही वैल्यू को हम लोगों ने लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हमारा चेंज ऑफ प्रेशर की इक्वेशन बन रही है डेल्टा पी। और डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, अगर जो आंसर आया है डी वाई बाई डी एक्स ये वैल्यू यहाँ पर रखें तो फिर डेल्टा पी के लिए एक इक्वेशन बन जाती है डेल्टा पी इक्वल्स टू बी ए के एंड फर्दर यहाँ पर कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट।
अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये इक्वेशन क्या प्रोवाइड कर रही है मुझे, इस इक्वेशन से इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी। तो ये इक्वेशन बी ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, इस इक्वेशन से आपको ये मालूम चलता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर किसी स्पेसिफिक पॉइंट एक्स के ऊपर एक स्पेसिफिक लोकेशन पर एक पर्टिकुलर टाइम पर प्रेशर जो था वो ओरिजिनल प्रेशर से कितना ज्यादा है या फिर कितना कम। ओरिजिनल प्रेशर इज डेल्टा पी नॉट, ओरिजिनल प्रेशर इज पी नॉट। जब इसके अंदर कोई वेव ट्रेवल नहीं कर रही थी उस टाइम पर प्रेशर की वैल्यू पी नॉट। जब इसमें कोई साउंड की वेव ट्रेवल करना स्टार्ट हो जाती है तो उस टाइम पर प्रेशर्स जो होते हैं वो कहीं पर पी नॉट से ज्यादा हो जाएंगे, कहीं पर प्रेशर्स की वैल्यूज पी नॉट से कम हो जाएंगी। तो पी नॉट से कितना प्लस या कितना माइनस हो रहा प्रेशर, वो रिजल्ट आपका डेल्टा पी के थ्रू मालूम चलेगा, जिसकी इक्वेशन बन रही है बी ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ऑब्वियसली एक्स और टी पे डिपेंड करता है, एक्स और टी की वैल्यूज के अकॉर्डिंग कॉस की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन एक्स एंड टी चेंज ऑफ प्रेशर पॉजिटिव या चेंज ऑफ प्रेशर नेगेटिव कुछ भी मिल सकता है। जहां पर प्रेशर में पॉजिटिव चेंज आएगा वो कहा जाता है कि वो उस गैस में कंप्रेशन फॉर्म हुआ है वहां पर, और जहां पर चेंज ऑफ प्रेशर नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी, डेल्टा पी अगर कहीं नेगेटिव वैल्यू मिल रही है इसका मतलब वहां पर उस गैस के अंदर एक रेयर फ्रैक्शन बन रहा है, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस के नाम। सो कंप्रेशन मींस अ पॉजिटिव डेल्टा पी, रेयर फ्रैक्शन मींस नेगेटिव डेल्टा पी। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जा रहा हूँ कि इसको इक्वेशंस के बियॉन्ड चल के देखो क्या है। देखो यार, पहला वाला केस आप ऐसे मान लो कि हमने 5 मॉलिक्यूल कंसिडर किए। पहला मॉलिक्यूल x इक्वल टू 0 पॉइंट पर, दूसरा मॉलिक्यूल x इक्वल टू लैम्डा बाई 4 पॉइंट है, तीसरा मॉलिक्यूल x बराबर लैम्डा बाई 2, x बराबर 3 लैम्डा बाई 4 और लास्ट में x बराबर लैम्डा। सपोज जो आपको इक्वेशन दी जा रही है y की वो है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन, इसमें फाई नॉट कंसिडर नहीं कर रहे। फर्स्ट डायग्राम मैं कंसिडर कर रहा हूं फॉर द टाइम t इक्वल टू 0। सेकेंड डायग्राम में कंसिडर कर रहा हूं फॉर द टाइम t इक्वल टू कैपिटल T बाई 4 यानी कि 1/4 ऑफ टाइम पीरियड। थर्ड डायग्राम कंसिडर कर रहे हैं हाफ टाइम पीरियड पे, फोर्थ डायग्राम कंसिडर कर रहे हैं 3/4 ऑफ टाइम पीरियड पे, और टाइम पीरियड हम 2 पाई बाई ओमेगा से लिखते हैं। फर्स्ट केस टाइम 0 और x 0 अगर हम यहाँ पर पुट करें t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 एट टाइम t इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0, तो t 0 x 0 इसका मतलब y इक्वल टू 0। इसका फिजिकल मतलब क्या हुआ y इक्वल टू 0 का, कि टाइम 0 पर x इक्वल टू 0 पर जो पॉइंट है उसका y अगर 0 आ रहा है इसका मतलब ये पॉइंट अपने मेन पॉइंट पर है, ये अपने ऑसिलेशन के मेन पॉइंट पर। टाइम 0 और x बराबर लैम्डा बाई 4, इसको निकाले अगर, इसमें ये भी ध्यान रखना होगा कि k की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा है। तो टाइम 0 और x बराबर लैम्डा बाई 4 दोनों रखिए।
t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू लैम्डा बाई 4 और k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, ये सब कुछ जब रखेंगे, t 0 यहाँ 2 पाई बाई लैम्डा, यहाँ x बाई, यहाँ लैम्डा बाई 4, तो साइन के अंदर माइनस पाई बाई 2 का टर्म आ जाएगा। साइन माइनस पाई बाई 2 का मतलब -1, यानी कि y इक्वल टू -a। तो y इक्वल टू -a आने का मतलब होगा कि x इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पर जो पॉइंट है वो टाइम 0 पर y इक्वल टू -a का मतलब वो अपने मीन पॉइंट से a डिस्टेंस पीछे है, यानी ये मॉलिक्यूल अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से a डिस्टेंस बैकवर्ड। सिमिलरली t0 और x बराबर लैम्डा बाई 2, t0 x बराबर लैम्डा बाई 2, k बराबर 2 पाई बाई लैम्डा, साइन ऑफ माइनस पाई आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस पाई 0, यानी कि y 0, यानी कि जो मॉलिक्यूल लैम्डा बाई 2 पर है वो भी अपने मीन पॉइंट पर है। 3 लैम्डा बाई 4 रखेंगे तो साइन के अंदर पॉजिटिव आएगा पाई बाई 2, वहां पर y इक्वल टू प्लस ए आएगा, यानी कि ये वाला मॉलिक्यूल अपने मीन पॉइंट से a डिस्टेंस राइट साइड पर, और जब लैम्डा रखेंगे तो ये फिर y 0 आ जाएगा, यानी ये मॉलिक्यूल अपने मीन पॉइंट पर। सिमिलरली जब कैपिटल T बाई 4 रखेंगे, टाइम को कैपिटल T बाई 4 और x को 0, मतलब ये कॉम्बिनेशन रखें, t कैपिटल T बाई 4 और कैपिटल T 2 पाई बाई ओमेगा, यानी एक तरीके से ये पाई अपॉन 2 ओमेगा, तो पाई अपॉन 2 ओमेगा यहाँ रखें और x को 0 पुट कर दें, तो साइन पाई बाई 2 यानी y इक्वल टू a आ जाएगा, यानी t बाई 4 टाइम पर यहाँ वाले पार्टिकल के लिए y की वैल्यू पॉजिटिव a आ रही है। y की वैल्यू पॉजिटिव a आने का मतलब ये मॉलिक्यूल अब अपने मेन पॉइंट से a डिस्टेंस आगे आ गया। यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे लैम्डा बाई 4 बैठ के, x बराबर लैम्डा बाई 4 और t बराबर t बाई 4, ये दोनों वैल्यूज। इसको थोड़ा आप अपने आप करो भाई, इसमें ओमेगा को रखोगे 2 पाई अपॉन, ओमेगा को रिप्लेस करके लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल T, एक बार बताओ कितना आएगा, और लैम्डा को 2 पाई अपॉन के रखें अगर, क्या वैल्यू बनेगी, t इक्वल टू टी बाई 4 और x बराबर लैम्डा बाई 4, ये दोनों रखें अगर, तो 0। इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल वापस अपने मीन पॉइंट पर आ गया। ऐसे ही जब यहाँ रखोगे तो इसके लिए y इक्वल टू -a आएगा। कैलकुलेशन पार्ट अब हम जल्दी से स्किप करना चाह रहे हैं, टाइम ज्यादा लग रहा है उसमें, तो ये इसके लिए आप वेरिफिकेशन कर सकते हो वैल्यू रख करके, इसके लिए y -a आएगा, यानी ये अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से a डिस्टेंस पीछे। इसके लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो y इक्वल टू 0 आएगा, यानी ये मॉलिक्यूल अपने मीन पॉइंट पर आ गया। इसके लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए भी y की वैल्यू प्लस a आएगी, यानी ये अपने मीन पॉइंट से a डिस्टेंस आगे। ऐसे ही जब आप सारा करोगे ना t बाई 2 रख करके, तो t बाई 2 पर ये इसके लिए जब चेक करोगे t बाई 2 और x बराबर 0, तो फिर से y 0 आएगा, यानी ये मॉलिक्यूल वापस अपने मेन पॉइंट पर आ गया। ये वाला मॉलिक्यूल के लिए चेक करेंगे तो इसके लिए पॉजिटिव a आएगा, इस मॉलिक्यूल के लिए चेक करेंगे तो फिर से y 0 आएगा, इस मॉलिक्यूल के लिए चेक करेंगे y -a आएगा, मतलब ये अपने इक्विलिब्रियम से a डिस्टेंस लेफ्ट हो गया, और इसके लिए y फिर से 0 आ जाएगा। और लास्ट वाले केस में यहाँ पर y की वैल्यू आएगी -a, मतलब ये अपने इक्विलिब्रियम से a डिस्टेंस लेफ्ट आ गया, यहाँ पर y की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ पर y की वैल्यू प्लस a आ जाएगी, a डिस्टेंस इधर चला गया, यहाँ पर y इक्वल टू 0 और यहाँ पर y इक्वल टू -a आ जाएगा। वेरिफिकेशन आप वैल्यूज के साथ करते रहिए। मतलब प्रोसेस क्या हो रहा है यहाँ पर, हम किसी भी मॉलिक्यूल पर अगर नजर डाल दें, किसी भी एक मॉलिक्यूल पर, मान लीजिए इस मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, अपनी प्लेस पर, ये मॉलिक्यूल अपनी प्लेस पर टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रहा है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, ये मॉलिक्यूल मीन पॉइंट से a डिस्टेंस पीछे गया, फिर वापस मीन पॉइंट पर आ गया, फिर a डिस्टेंस आगे आया,
मतलब ये अपनी प्लेस पर टू एंड फ्रो लॉन्गिट्यूडनली वाइब्रेट करेगा, इधर जाएगा फिर पीछे जाएगा, फिर ऐसे लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस करेगा। सिमिलरली ये वाला मॉलिक्यूल भी अपनी प्लेस पर लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस करेगा, ये मॉलिक्यूल भी अपनी प्लेस पर लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस करेंगे। सभी मॉलिक्यूल अपनी अपनी प्लेसेस पर लॉन्गिट्यूडनली वाइब्रेट कर रहे हैं। ये तो हो गया फर्स्ट रिजल्ट। और इन वाइब्रेशंस की वजह से, इनके लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस करने की वजह से जो प्रेशर रिजल्ट आया, प्रेशर, अब उस पर देखो, हमारे पास चेंज ऑफ प्रेशर की जो इक्वेशन बन रही थी वो ये बन रही थी, चेंज ऑफ प्रेशर वाज इक्वल टू बी ए के cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसमें अगर चेक करें x0 और t0, x0 t0, नोटिस करिए t0 x0 यानी cos 0, cos 0 का मतलब 1, यानी डेल्टा पी की वैल्यू आएगी बी ए के। क्या मतलब हुआ इस चीज का, डेल्टा पी की वैल्यू बी ए के आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है यहां पर बी ए के चेंज ऑफ प्रेशर हुआ इस पॉइंट पर, और वेव प्रोपोगेट होने से पहले ऑलरेडी यहां पर एक प्रेशर पी नॉट था, वेव प्रोपोगेशन से पहले पी नॉट प्रेशर था, उसमें एक चेंज प्रोड्यूस हुआ, उस चेंज की वैल्यू बी ए के आ रही है। सो नेट प्रेशर यानी कि टोटल प्रेशर इस पॉइंट पर बी नॉट प्लस बी ए के हो गया। हम यहां पर जब चेक करेंगे x बराबर लैम्डा बाई 4 और टाइम बराबर 0, लैम्डा बाई 4 और टाइम 0, तो टाइम 0 और x को लैम्डा बाई 4 और k को 2 पाई बाई लैम्डा है, यहाँ पर cos 90 बन जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब चेंज ऑफ प्रेशर 0 आ गया, यानी इस पॉइंट पर प्रेशर में कोई चेंज नहीं मिल रहा। इसका मतलब यहाँ का प्रेशर वही होगा जो वेव के ट्रेवल करने से पहले था, वो पी नॉट है। सिमिलरली जब आप यहाँ पर देखोगे t0 लैम्डा बाई 2 रख करके, t0 लैम्डा बाई 2 यहाँ पर रखिए, t इक्वल टू 0 और x बराबर लैम्डा बाई 2, यहाँ cos 180 डिग्री का टर्म आ जाएगा, cos 180 डिग्री माइनस 1, यानी प्रेशर में नेगेटिव चेंज आ रहा है। इसका मतलब यहाँ का टोटल प्रेशर क्या होगा, ओरिजिनल प्रेशर माइनस बी ए के। सिमिलरली जब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये पी नॉट आ जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये पी नॉट प्लस बी ए के आएगा। थोड़ी मैथमेटिकल वर्किंग अपने लेवल पे करो। फिर हम टाइम बदलते हैं, x बराबर 0 और ये टाइम रखिए x 0 और t बाई 4, तो जब x को 0 रखेंगे और स्मॉल t को t बाई 4 रखेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पाई बाई 2 आ जाएगा, cos 90 बन गया 0, यानी t बाई 4 पर इस पॉइंट का प्रेशर चेंज 0 है, यानी अब यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू पी नॉट आ गई। यहाँ पर लैम्डा बाई 4 रखें और t बाई 4 रखें, लैम्डा बाई 4 और t बाई 4, तो t बाई 4 और यहाँ लैम्डा बाई 4 रखेंगे तो cos 0 डिग्री आएगा, cos 0 डिग्री 1 हो गया, प्रेशर में चेंज बी ए के, यानी कि अब यहाँ का प्रेशर पी नॉट प्लस बी ए के है। सिमिलरली इस पॉइंट पर जाएंगे तो पी नॉट आएगा, इस पॉइंट पर जाएंगे पी नॉट माइनस बी ए के आएगा, इस पॉइंट पर फिर से पी नॉट आएगा, और ऐसे टाइम रखते जाएंगे, x0 और टाइम को t बाई 2 रखेंगे, तो यहाँ का प्रेशर आ जाएगा पी नॉट माइनस बी ए के, यहाँ वाला प्रेशर आ जाएगा पी नॉट, यहाँ वाला प्रेशर आ जाएगा पी नॉट प्लस बी ए के। क्रॉस वेरिफिकेशन मैथ्स के हिसाब से करते रहिए, यहाँ पर वापस पी नॉट आ जाएगा, यहाँ पर फिर से पी नॉट माइनस बी ए के, एंड फाइनली जब चेक करेंगे तो यहाँ वापस पी नॉट आ जाएगा, यहाँ पर पी नॉट माइनस बी ए के आ जाएगा। इस तरीके से अब इसको समझते हैं क्या हुआ यहाँ पर। दो बातें बस समझनी है, किसी भी अगर हम स्पेसिफिक, कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स चूज कर लो आप, कोई भी वैल्यू लैम्डा बाई 2 लैम्डा ये कोई भी, तो किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स के करस्पॉन्डिंग प्रेशर में टाइम के साथ वेरिएशन हो रही है। आप किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स को देख लो, फॉर एनी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स,
जैसे जैसे टाइम बदल रहा वैसे वैसे उस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर प्रेशर की वैल्यूज बदलती जा रही। तो एक स्पेसिफिक लोकेशन पर प्रेशर पी नॉट था, कुछ टाइम के बाद वो पी नॉट माइनस बी ए के हो गया, कुछ और टाइम के बाद वो फिर से पी नॉट हो गया, कुछ और टाइम के बाद वो पी नॉट प्लस बी ए के हो गया। और ये सबके साथ हो रहा है, हर एक पॉइंट पर ऐसा हो रहा है। यानी कि जब किसी गैसेस में से साउंड की वेव ट्रेवल करेंगी तो उसका कंसीक्वेंस क्या होगा? दो कंसीक्वेंस आएंगे उसमें, दो कंसीक्वेंस। पहला कंसीक्वेंस ये आएगा कि हर एक मॉलिक्यूल अपनी अपनी प्लेस पर लॉन्गिट्यूडिनली ऑसिलेशंस करना स्टार्ट करेंगे। दूसरा कंसीक्वेंस, लॉन्गिट्यूडिनल ऑसिलेशंस करने की वजह से हर एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर जो होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता रहेगा। किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो पी नॉट से कम होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पर वापस पी नॉट होगा, किसी और पर्टिकुलर टाइम पर पी नॉट से ज्यादा होगा, फिर से पी नॉट हो जाएगा। अगर हम बात करें तो किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स के करस्पॉन्डिंगली प्रेशर में जो हाईएस्ट पॉसिबल चेंज आ सकता है वो कितना आ रहा है, मतलब प्रेशर मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है। तो ये जो डायग्राम्स है, इन डायग्राम्स के हिसाब से देखा जाए तो पी नॉट प्लस बी ए के इज द हाईएस्ट पॉसिबल प्रेशर एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट, and P naught minus BAK is the lowest pressure at any specific point. जिसमें P naught, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको समझना थोड़ा टफ होता है। P naught वो प्रेशर था जब इसमें कोई वेव ट्रेवल नहीं हो रही थी। वेव ट्रेवल ना होने की कंडीशन में इस पॉइंट पर प्रेशर P naught थे और वो मेंटेन थे। जैसे ही वेव ट्रेवल हुई, किसी टाइम पर प्रेशर पी नॉट से नीचे चला गया, किसी टाइम पर प्रेशर पी नॉट से ज्यादा हो गया, किसी टाइम पर प्रेशर वापस से पी नॉट हो गया, यानी कि प्रेशर में वेरिएशंस होना स्टार्ट हो गए। और मैक्सिमम वेरिएशन जो प्रेशर में हो सकता है प्लस या माइनस में, वो बी ए के बराबर आ सकता है। इतना मैक्सिमम डिप कर सकते हो या इतना मैक्सिमम प्रेशर राइज कर सकते हैं। और इसीलिए इस बी ए के क्वांटिटी को कहा जाता है मैक्सिमम चेंज ऑफ द प्रेशर, डेल्टा पी मैक्सिमम, जिसको प्रेशर एम्पलीट्यूड का भी नाम दिया गया है। मतलब अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग और फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रेशर एम्पलीट्यूड, तो प्रेशर एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम नेगेटिव चेंज और मैक्सिमम पॉजिटिव चेंज इन द प्री एग्जिस्टिंग प्रेशर पी नॉट। और जब प्रेशर पी नॉट से नीचे है तो हम ये कहेंगे कि ये पॉइंट कंप्रेशन पे है। जब प्रेशर पी नॉट है तो ये नॉर्मल पॉइंट हो गया। जब प्रेशर पी नॉट से ज्यादा है तो ये जब प्रेशर पी नॉट से कम है तो यहाँ रेरफैक्शन है। जब प्रेशर पी नॉट है तो नॉर्मल है। जब प्रेशर पी नॉट से ज्यादा है तो यहाँ पर कंप्रेशन फॉर्म हो रहा होगा, फिर से ये नॉर्मल हो गया। रेरफैक्शन, नॉर्मल, कंप्रेशन, रेरफैक्शन। अब आप यहां तक बताओ क्या डाउट है इसमें। है कोई डाउट? नो सर। चलिए, और इसको नाम दे दो प्रेशर वेव का। ये जो प्रेशर में वेरिएशन, प्रेशर के वेरिएशन की जो इक्वेशन है, इसको नाम दे सकते हैं प्रेशर वेव। प्रेशर एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम चेंज ऑफ प्रेशर बी ए के।
बल्क मॉडुलस कैपिटल ए, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेव, वाई की इक्वेशन कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट वेव, और प्रेशर में जो चेंज आ रहा है उसकी इक्वेशन कहलाएगी प्रेशर वेव, डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव। और इन दोनों के बीच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस क्यों है? ये साइन का फंक्शन बन रहा है तो यहाँ पर कॉस का फंक्शन बन रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ कॉस का फंक्शन होता तो यहाँ साइन का फंक्शन होता। तो मूव कर जाए आगे, अगर आपको समझ आ गया हो तो इसी से। हेलो, वॉइस आ रही नहीं आ रही थी? हेलो, यस सर आ रही। अच्छा अच्छा। तीसरा कंसेप्ट है स्पीड, प्रेशर वेव, और तीसरा कंसेप्ट इसके अंदर आता है इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव। तो इसमें भी देखो सिंपल सा रूल है कि अगर हम किसी ट्यूब में ट्यूब ले लें जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है कुछ कैपिटल एस का, इसके अंदर कोई गैस है जिसकी अपनी एक डेंसिटी है इक्वल टू रो, और इसके अंदर कोई साउंड की वेव ट्रेवल करे, और उस साउंड वेव की अपनी एक इक्वेशन प्रोवाइड कर दी जाए आपको, उसकी एक इक्वेशन हो सपोज y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx का, और साउंड वेव इसमें ट्रेवल कर रही है विद द स्पीड ऑफ v, एंड सपोज टाइम t इक्वल टू 0 पर वो वेव x इक्वल टू 0 पर है, टाइम t इक्वल टू 0 वेव x इक्वल टू 0 पर है, तो नेचुरल सी बात है कि t सेकंड्स के बाद टाइम 0 पर वो वेव अगर x इक्वल टू 0 पर है तो t सेकंड्स के बाद
जो डिस्टेंस वो वेव ट्रैवल कर जाएगी वो निकाल सकते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाय वेव सिंपली स्पीड ऑफ द वेव मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और जितना डिस्टेंस वेव मूव कर जाएगी उतनी डिस्टेंस के गैस मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाएगी। तो मास which will oscillate in time t seconds। अगर ये मास कैलकुलेट कर रहा हूं कि कितना मास ऐसा होगा जो t सेकंड्स में ऑसिलेट कर जाएगा, तो जितनी डिस्टेंस वेव ने ट्रेवल की है वो डिस्टेंस को जब आप क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया वॉल्यूम आ जाएगा, इतना वॉल्यूम। और उसमें जब डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का मास आ जाएगा। मतलब टी सेकंड्स के बाद ये मास ऑसिलेट कर रहा होगा, और अगर इतना मास ऑसिलेट करेगा तो एनर्जी उसकी जो बनेगी हाफ जितना मास ऑसिलेट कर रहा है वो यूज कर लेते हैं रो वी टी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया और मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। एसएचएम का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एनर्जी बराबर हाफ मास ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इतनी एनर्जी टी सेकंड्स में आएगी। और इस एनर्जी को जब हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब फिर रेट ऑफ एनर्जी निकालेंगे, यानी कि डी बाई डी टी। तो उसी को पावर का नाम दोगे, पावर विच इज रेट ऑफ एनर्जी, डी बाई डी टी। और डी बाई डी टी करेंगे तो ये वाला टी एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, और आंसर बन जाएगा हाफ रो वी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पावर। और जब पावर को फर्दर क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर देंगे, पावर एंड डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हम वेव की इंटेंसिटी कैपिटल आई से डिनोट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये तीन और फॉर्मूले हैं जिसपे क्वेश्चन आएंगे। वेव स्पीड फर्स्ट पॉइंट था, वेव इक्वेशन दूसरा पॉइंट, उसमें प्रेशर की इक्वेशन, प्रेशर एम्पलीट्यूड। और तीसरे कंसेप्ट के ऊपर आता है एनर्जी क्या है वेव की। नंबर 1 इसको याद रखना है, एनर्जी ऑफ द वेव, पावर ऑफ द वेव, इंटेंसिटी ऑफ द वेव। देखिएगा कुछ और एक रिजल्ट और पूछते हैं इसमें, एक और क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। वो ये है कि इंटेंसिटी में जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये चेक किया था कि जो मैक्सिमम चेंज ऑफ प्रेशर है, मैक्सिमम चेंज ऑफ प्रेशर उसकी वैल्यू थे बी मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय के, मैक्सिमम चेंज ऑफ प्रेशर। और वेव स्पीड को लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपसे बोला गया था कि वेव स्पीड इज अंडर रूट ऑफ द बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी। और वेव स्पीड को जनरलाइज फॉर्म में ओमेगा अपॉन के भी कहा गया है। ये लेक्चर 1 में था, पहले लेक्चर में। वेव स्पीड ओमेगा बाई के ये इन जनरल है, अंडर रूट बी बाई रो साउंड वेव गैसेस के लिए, और चेंज ऑफ मैक्सिमम चेंज ऑफ प्रेशर इज बी ए के। इन सब का यूज करेंगे और इंटेंसिटी को रीस्ट्रक्चर करेंगे यहाँ पर। यहां से हम डेंसिटी को यूज करेंगे, रीस्ट्रक्चर करना है एक्चुअली यार। इसमें से कैपिटल ए स्क्वायर को एलिमिनेट करना चाहते हैं, कैपिटल ए स्क्वायर एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो कैपिटल ए आप यहां से यूज कर सकते हो। कैपिटल ए की वैल्यू बन जाएगा हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर, और कैपिटल ए स्क्वायर की जगह बन जाएगा डेल्टा पी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के स्क्वायर। एक स्टेप और यूज कर लूं, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर जहां पर आ रहा है उसको ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर को लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर उसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर। और बल्क मॉडुलस यहां से ले सकते हैं, तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पीड का स्क्वायर। तो ये जो बी स्क्वायर है ये बन जाएगा डेंसिटी का स्क्वायर एंड बी टू द पावर 4। यहां से फाइनली इंटेंसिटी का रिजल्ट आ जाएगा चेंज ऑफ द प्रेशर का स्क्वायर बाय 2 रो वी।
ये सिर्फ फॉर्मूले वाले क्वेश्चन हैं। इस पे एक प्रॉब्लम ले लो। सीधा सा क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी इज गिवन, इंटेंसिटी इज गिवन, स्पीड इज गिवन और डेंसिटी इज गिवन। प्रेशर एम्पलीट्यूड निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन लगाओगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। सो जस्ट ये रिजल्ट, इंटेंसिटी गिवन, डेंसिटी गिवन, स्पीड गिवन, डेल्टा पी निकालना है। तो पहला आंसर प्रेशर एम्पलीट्यूड रूट ऑफ 2 रो वी कैपिटल आई। कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर लेना। डेंसिटी की वैल्यू रखनी है, स्पीड की वैल्यू और इंटेंसिटी की वैल्यू, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड मतलब कि कैपिटल ए पूछा है, प्रेशर एम्पलीट्यूड का मतलब डेल्टा पी मैक्सिमम पूछ रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का मतलब कैपिटल ए पूछ रहे हैं। तो कैपिटल ए के लिए ये वाली इक्वेशन, और इसके हिसाब से एम्पलीट्यूड कैपिटल ए जब निकालेंगे तो उसका रिजल्ट हो जाएगा रूट ऑफ 2 कैपिटल आई अपॉन रो वी ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा होता है 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय द फ्रीक्वेंसी। तो ये भी कैलकुलेट हो जाएगा बिकॉज सब कुछ दिया है, इंटेंसिटी गिवन है, डेंसिटी, स्पीड, फ्रीक्वेंसी। जस्ट सॉल्व कर लीजिए वैसे। मैं आंसर बता रहा हूँ क्या आ रहा है। पहले वाले का आंसर आ रहा है 2.97 इंटू 10⁻⁻5 एटमॉस्फेयर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और दूसरे वाले का जो आंसर है वन 1.07 इंटू 10⁻11 मीटर।
देखिए इसका मतलब बताओ पहले क्या हुआ है, इतना ये जो आंसर है ये क्या बता रहा है आपको? डेल्टा पी मैक्स का मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग मान लो कोई साउंड सुन रहे हैं और डेल्टा पी मैक्स इतना है, तो इसका फिजिकल मतलब क्या हो रहा है? अगर हम लोग बिल्कुल साइलेंस में बैठे हैं, बिल्कुल साइलेंस में, तो हमारे ईयर ड्रम के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा होगा, अगर आप कंप्लीट साइलेंस में हो, तो प्रेशर ऑन द ईयर ड्रम वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना ही होता है। यस सर। ये नॉर्मल है, जब आप बिल्कुल साइलेंस में हो तो आपके ईयर ड्रम पर इतना प्रेशर है, लेकिन जैसे ही आपने ये वाली साउंड सुनी, हमारे ईयर ड्रम का प्रेशर जो है वो 10 टू द पावर 5 प्लस इतना, मतलब इतना प्रेशर बढ़ जाएगा। साउंड सुनते ही हमारे ईयर ड्रम पर इतना ज्यादा प्रेशर आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ये ऐड हो जाएगा, बट बहुत नेग्लिजिबल है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कोई। तो हमारा ईयर ड्रम सेफ है। ना इमेजिन करो, अगर हम एक ऐसा साउंड सुने जिसकी इंटेंसिटी, एक ऐसा साउंड सुने जिसकी इंटेंसिटी 10 टू द पावर -12 ना होकर के 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी का साउंड अगर हम सुनते हैं, तो इसके लिए डेल्टा पी मैक्स की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर आप पहले 10 टू द पावर -12 था यहाँ पर, और उस 10 टू द पावर -12 की जगह अब सिर्फ 1 आएगा, सिर्फ 1। तो ये वैल्यू अब जो आएगी 1 के करस्पॉन्डिंग अप्रोक्सीमेटली 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो लगभग क्या हुआ जानते हो? इट्स लाइक 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर 3 किलोग्राम का वेट। 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज सिंपल एज 3 किलोग्राम वेट ऑन अ एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। और इतना जब ट्रेमेंडस प्रेशर पड़ेगा आपके ऊपर अबव द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो था ही 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ईयर ड्रम पे पहले से भी था, और उसमें 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एडिशनल प्रेशर है, और ये लिमिट होती है टॉलरेट करने की। इसी पर ईयर ड्रम जो होते हैं वो आपसे कह जाते हैं कि वो डैमेज हो जाएंगे, मतलब इतना ज्यादा अगर प्रेशर पड़ेगा तो वो डैमेज होगी, यानी कि 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी हमारे नॉर्मल ईयर ड्रम के लिए एक डैमेजिंग, मतलब इतनी इंटेंसिटी का साउंड सुनना नहीं चाहिए, अदरवाइज इतना एक्स्ट्रा प्रेशर ईयर ड्रम पे जाएगा और कान के पर्दे भी फट सकते हैं उस केस में। ये है प्रेशर एम्पलीट्यूड का सिग्निफिकेंस। और उस केस में जो सेकंड वाला आंसर बनेगा वो आ रहा कुछ बता रहा हूं आपको, ये आंसर आ रहा है सिंपली 1.1, सेकंड वाला आंसर। सो हाईएस्ट इंटेंसिटी जो नॉर्मल ह्यूमन ईयर को सुनाई दे सकता है वो 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, और लोवेस्ट इंटेंसिटी इज 10 टू द पावर -12, जो पहले वाला एग्जांपल था। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है इसमें आपका, मतलब इंटेंसिटी पावर के बाद चौथा क्वेश्चन पूछते हैं वो लाउडनेस के ऊपर। लाउडनेस ऑफ द साउंड वेव, तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। लाउडनेस ऑफ साउंड वेव इज डिफाइंड एज 10 log base 10 ओवर इंटेंसिटी ऑफ द वेव डिवाइडेड बाय आई नॉट, जिसमें आई नॉट को कहा जाता है कि ये लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है जो आप सुन सकते हो, लोवेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी, जो कि हम बोलते हैं 10 टू द पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर।
मतलब इतनी इंटेंसिटी का साउंड जब आपको आएगा तो आपके ईयर ड्रम पे कोई सेंसेशन नहीं प्रोड्यूस होती। इस इंटेंसिटी के साउंड में ईयर ड्रम सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा ही नहीं, इसका मतलब हमको ऐसा फील ही नहीं होगा कि हमने कुछ सुनाई दिया। तो आई नॉट वो इंटेंसिटी है जहां ईयर ड्रम उसकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, कुछ भी सेंस नहीं होगा मुझे, मतलब आपका हियरिंग सेंस खत्म हो जाएगा उस टाइम पर 10 to the power -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जीरो लाउडनेस, इस इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग जीरो लाउडनेस होती है। और इससे ज्यादा इंटेंसिटी की कोई वेव आएगी तो ही कुछ लाउडनेस मानी जाती है, और लाउडनेस ऑब्वियसली इन डेसिबल्स यूज की जाती है। एज एग्जांपल, देखिए, आप जब से कहा जाए, मान लो कि जो इंटेंसिटी है वो 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी की लाउडनेस देखने कितनी होगी। लाउडनेस ऑफ दिस वेव जिसकी इंटेंसिटी 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, लाउडनेस इक्वल्स टू 10 log base 10, 1 डिवाइडेड बाय आई नॉट जिसकी एक प्री डिफाइंड वैल्यू है 10 to the power -12। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा आंसर आप देखो कितना है, 1/10 to the power -12 log base 10 के ऊपर है। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें 120 डेसिबल, सो 120 डेसिबल हाईएस्ट लाउडनेस होती है जो नॉर्मल ईयर ड्रम टॉलरेट कर सकता है। 120 डेसिबल से ज्यादा का कोई भी साउंड अगर सुनाई देंगे तो परमानेंट डैमेज होगा ईयर में। इससे ज्यादा लाउडनेस बेसिकली नॉइज मानी जाती है, शोर शराबा मानते हैं उसको, नॉइज। जो मशीन गन्स होती हैं, मशीन गन्स, वो अराउंड 150 डेसिबल्स पर आती हैं, इसीलिए उनका साउंड इरिटेटिंग होता है थोड़ा सा। फाइटर जेट प्लेन्स की अगर आप बात करते हो तो फाइटर जेट प्लेन्स जो होते हैं वो अराउंड 150-160 डेसिबल्स पर आते हैं, वो भी उनका भी साउंड इरिटेट कर रहा होता है, मतलब उतना प्लीजेंट नहीं होता वो। तो ये कुछ फॉर्मूले हो गए, ये आपका मतलब तीसरी कैटेगरी। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्पीड एक पार्ट, इक्वेशंस दूसरा पार्ट, पावर इंटेंसिटी लाउडनेस तीसरा पार्ट। टोटल 5 पार्ट है साउंड वेव के। चौथा पार्ट अभी हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं और 5वें नंबर पे आता है डॉपलर इफेक्ट। साउंड वेव से लेकर के अगर ये 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए तो इसका मतलब सिलेबस पूरा हो गया। स्पीड के क्वेश्चंस, इक्वेशंस के क्वेश्चंस, पावर एनर्जी इंटेंसिटी लाउडनेस, इन चारों की इक्वेशंस। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल एंड प्लेन वेव। स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल एंड प्लेन वेव। देखिए स्फेरिकल वेव क्या है ना, कि अगर हमारे पास एक सोर्स है, साउंड का मानते हैं सोर्स ऑफ साउंड, लेकिन वो सोर्स बहुत स्मॉल साइज का है, उसको पॉइंट मान सकते हैं, बहुत छोटा सा साइज है उसका। मोबाइल का स्पीकर मान सकते हैं जिसका डेफिनेट मतलब बहुत नेग्लिजिबल साइज है, तो मोबाइल स्पीकर से निकलने वाला साउंड वो हमारे लिए पॉइंट सोर्स की तरीके से काम करेगा। और जितने पॉइंट सोर्सेस होंगे इनसे जो वेव निकलती है वो सब रेडियल होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो पॉइंट सोर्सेस से निकलने वाली सभी वेव रेडियल डायरेक्शंस में जाएंगी। एंड जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे पॉइंट चार्ज की आप इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हो, वैसे पॉइंट सोर्सेस की रेडियल डायरेक्शंस में आप वेव रिप्रेजेंट करेंगे। और इन वेव के अराउंड, मतलब कि पॉइंट सोर्स के अराउंड अगर हम कोई एक स्फेरिकल सरफेस दिखाएं, इसके अराउंड एक स्फेरिकल सरफेस इस पर्टिकुलर रेडियस का मान लें, सपोज r1 रेडियस का, इसको हम वेव फ्रंट का नाम भी देंगे, जो जस्ट लाइक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह होता है। और अगर कोई कहे कि इस पर्टिकुलर वेव फ्रंट पर कोई पर्सन है तो उस पर्सन को क्या इंटेंसिटी मिलेगी साउंड की,
मतलब कोई पर्सन उस पॉइंट सोर्स से मान लिया जाए R1 डिस्टेंस पे खड़ा है, तो इसके लिए क्या इंटेंसिटी होगी साउंड की, इसके लिए साउंड की क्या लाउडनेस होगी, इसके लिए साउंड का क्या एम्पलीट्यूड होगा, सब कुछ पूछा जा सकता है। अब मान लीजिए जो स्पीकर है, सोर्स ऑफ साउंड मतलब कोई स्पीकर होगा, उस स्पीकर का अपना कुछ पावर होगा, सपोज पावर इज कैपिटल P, 10 वॉट, 20 वॉट, 100 वॉट का स्पीकर, जैसा भी स्पीकर आप यूज करो, उस स्पीकर से निकलने वाला साउंड, और अगर हम उस स्पीकर से R1 डिस्टेंस पे खड़े हैं तो हमारे ईयर ड्रम पर क्या इंटेंसिटी आएगी, हमारे ईयर ड्रम पर कितना एम्पलीट्यूड आएगा, ये सब कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सोर्स और लिसनर, सोर्स एंड लिसनर, वो हम मान के चल रहे हैं कि जिस मीडियम के अंदर है उस मीडियम की कुछ डेंसिटी है गिवन एज रो। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, क्या इंटेंसिटी होगी इस पर्सन की। फर्स्ट पॉइंट, इंटेंसिटी एट, इसको R1 की जगह R मान लीजिए, इंटेंसिटी एट R डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स कैसे निकालेंगे, सीधा आंसर है इंटेंसिटी एट R डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। बेसिक डेफिनेशन, इंटेंसिटी डिफाइंड एज पावर पर यूनिट एरिया, सो दिस इज द पावर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस वेव फ्रंट। अगर ये R रेडियस का वेव फ्रंट है तो एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल वेव फ्रंट विल बी P अपॉन 4 pi R स्क्वायर। इंटेंसिटी, फर्स्ट क्वेश्चन यहां से। सेकंड पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एट दिस पॉइंट, यानी कैपिटल A, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड एंड व्हाट इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर एम्पलीट्यूड निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, जब इंटेंसिटी कैलकुलेट हो गया तो इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रेशर एम्पलीट्यूड के लिए अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिखाया था, प्रेशर एम्पलीट्यूड के लिए फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ 2 रो V इनटू इंटेंसिटी I। अभी इसके जस्ट पहले वाले एग्जांपल में यूज किया था इसको, √2 रो VI। और इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे पावर ऑफ द सोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस वेव फ्रंट 4 pi R स्क्वायर। तो वो सब कुछ जब कैलकुलेट होगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 रो V पावर अपॉन 4 pi R स्क्वायर। अब इन सब पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। एंड दैट मींस कि जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है वो डिस्टेंस के साथ किस तरीके से वेरी कर रहा है। पूछा जाए अगर कि प्रेशर एम्पलीट्यूड और डिस्टेंस के बीच में कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, क्या है। तो प्रेशर एम्पलीट्यूड इस सबको जब सॉल्व किया जाएगा तो R स्क्वायर बाहर निकल जाएगा 1 by R, यानी प्रेशर एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन द डिस्टेंस। प्रेशर एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू 1 by R, लॉजिकल भी है। आप सोर्स से जितना दूर खड़े होगे ईयर ड्रम पर प्रेशर उतना लो आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तीसरा पॉइंट पूछ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड यानी कैपिटल A। थर्ड पॉइंट, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला वहां पर भी था हाफ रो V A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वाला, ये जो फॉर्मूला था इसके थ्रू आप निकाल सकते हो कैपिटल A की वैल्यू। सो कैपिटल A व्हिच इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड विल बी रूट ऑफ 2I रो V ओमेगा स्क्वायर। और यहां पर भी जब इंटेंसिटी को रिप्लेस करेंगे पावर बाय एरिया से, पावर डिवाइडेड बाय एरिया, ये चीज लेकर के जाएगा। तो यहीं पर चेंज करें, इंटेंसिटी की जगह यूज करेंगे पावर और डिवाइडेड बाय एरिया यानी 4 pi R स्क्वायर। तो ये 2 चला जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 pi और एक R स्क्वायर बन जाएगा। एंड व्हिच मींस कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्मॉल r। और चौथा पॉइंट, पहले इंटेंसिटी पूछेंगे, प्रेशर एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। फोर्थ लाउडनेस, सोर्स से R डिस्टेंस पर लाउडनेस की वैल्यू। तो लाउडनेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लाउडनेस 10 log base 10 इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय I0। तो इंटेंसिटी इज पावर डिवाइडेड बाय एरिया
और डिनोमिनेटर में आई नॉट, जो फॉर्मूला है उसका। और इसके हिसाब से एल की वैल्यू बन जाती है 10 log base 10 p अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। एक तरफ कर लें, यहाँ पर p का मतलब पावर से है, और एक टर्म आ जाएगा इसके अंदर इसके अलावा -20 log base 10 r। ये लाउडनेस की इक्वेशन बन जाएगी। मतलब वैसे तो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके ऊपर, काफी कई सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इस पे। टोटल 4 चीजें पूछी जाती हैं, पावर दे करके वो 4 चीजें पूछेंगे। इंटेंसिटी पूछेंगे, प्रेशर एम्पलीट्यूड पूछ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड पूछ सकते हैं, और लाउडनेस पूछ सकते हैं। और एक इनकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ये आते हैं कि अगर सोर्स से R1 डिस्टेंस पर कोई पर्सन है, पर्सन नंबर 1, और उस सोर्स से R2 डिस्टेंस पर एक दूसरा पर्सन है, पर्सन नंबर 2। एक R1 डिस्टेंस पे पर्सन, एक R2 डिस्टेंस पे पर्सन। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है। पर्सन 1 और पर्सन 2 के लिए साउंड की एम्पलीट्यूड्स A1 एंड A2 है। पर्सन 1 और पर्सन 2 के लिए प्रेशर के एम्पलीट्यूड्स डेल्टा P1 और डेल्टा P2 है। पर्सन 1 और पर्सन 2 के लिए साउंड की लाउडनेस L1 और L2 है, और इंटेंसिटीज I1 I2 है। बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है। I1 बाई I2 मतलब ये रेशियो कितना बनेगा, तो ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। फर्स्ट रिजल्ट कहता है कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, which means intensity for this person and intensity for this person का रेशियो फाइंड करेंगे, जो कि 1 बाई R स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। तो ये बन जाएगा R2 स्क्वायर रेशियो R1 स्क्वायर। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फॉर द पर्सन 1 and amplitude of the wave for person 2, इनका रेशियो amplitude proportional to 1 by r, which means R2 ratio R1. Similarly, pressure amplitude for person 1 and pressure amplitude for person 2 का रेशियो ये भी R2 by R1. Loudness for the person 1 and loudness for the person 2 का डिफरेंस, यहाँ रेशियो नहीं पूछते हैं, यहाँ डिफरेंस पूछा जाता है। लाउडनेस फॉर दिस पर्सन माइनस लाउडनेस फॉर दिस पर्सन का डिफरेंस यहाँ से निकालेंगे। जब L1 यूज करेंगे, सॉरी यहाँ पर ये R स्क्वायर नहीं होगा, मिस्टेक है, यहाँ I नॉट होगा यहाँ। तो जब L1 कैलकुलेट कर रहे होंगे तो यहाँ R1 यूज कर रहे होंगे, जब L2 कैलकुलेट कर रहे होंगे तो यहाँ R2 यूज कर रहे होंगे। ये कांस्टेंट है। L1 में यहाँ R1 का टर्म, L2 में यहाँ R2 का टर्म, यहाँ पर पूरा कांस्टेंट वैल्यू है। L1 माइनस L2 जब करेंगे तो वो आंसर आपका आएगा 20 log base 10 R2 डिवाइडेड बाई R1। ये 4 चीजें और पूछी जाती है। सिमिलरली अगर हम कोई एक सोर्स कंसीडर करें जो कि एक लाइन के फॉर्म में है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपैरिजन ले सकते हो, उसका लाइन सोर्स कंसीडर करें। बहुत स्मॉल रेडियस का एक सिलिंड्रिकल स्पीकर मान लो, स्पीकर जो सिलेंडर के फॉर्म में, तो इसकी साउंड रेडियली बाहर जाएगी। सिलेंडर से रेडियल डायरेक्शंस में साउंड प्रोपोगेट होगी सभी डायरेक्शंस में। और इस सिलेंडर मतलब इस लाइन सोर्स से, जो ये सोर्स है आपका, इस सोर्स से R डिस्टेंस पर अगर इसके चारों तरफ एक सिलेंडर ड्रॉ किया जाए
तो वो सिलेंडर हमारे लिए कहलाएगा वेव फ्रंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉसियन सरफेस की तरीके से हो रहा है ये सब कुछ, इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरीके से। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, इसको बोलेंगे सिलिंड्रिकल वेव। सेम क्वेश्चंस फिर से हैं। आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी, फंडामेंटल फॉर्मूला पावर डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट 2 पाई आर एच, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, प्रेशर एम्पलीट्यूड 2 रो वी मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी। दैट मीन्स प्रेशर एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट आर, 1 बाय रूट आर के प्रोपोर्शन में प्रेशर एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इसके हिसाब से 2 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी विच इज पावर बाय 2 पाई आर एच। और लाउडनेस चौथा पॉइंट 10 लॉग बेस 10 इंटेंसिटी बाय आई नॉट, इंटेंसिटी को फिर से पावर डिवाइडेड बाय एरिया विच इज 2 पाई आर एच। सेम कंसेप्ट है जो स्फीयर का है वो सिलेंडर के लिए भी। तो ये 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसके अंदर, इंटेंसिटी निकालने का, प्रेशर एम्पलीट्यूड निकालने का, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड निकालने का और लाउडनेस निकालने का। हटाएं इसको। यस सर। ठीक है, और लास्ट में स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और उसके बाद आता है तीसरा प्लेन। यानी कि अब आपका सोर्स एक इनफाइनाइट सरफेस के फॉर्म में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। नाउ द सोर्स ऑफ साउंड is a surface, a very large surface is the source of, large surface is source for the sound। तो इनसे साउंड की वेव नॉर्मल डायरेक्शंस में जाती है। स्फीयर और सिलेंडर में रेडियल और सरफेसेस की साउंड वेव नॉर्मल डायरेक्शंस में जाएंगी, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। इनको बोलोगे प्लेन वेव। और उस सोर्स के पैरेलल में जितने भी सरफेसेस आप ड्रॉ करेंगे उस सोर्स के पैरेलल में, वो सब आपके वेव फ्रंट्स कहलाएंगे, यानी कि प्लेन वेव फ्रंट्स आएंगी। तो अगर हमारा सोर्स का एरिया कैपिटल ए है तो उसके पैरेलल प्लेन का भी सेम एरिया बन रहा होगा। और अगर हमारा सोर्स की पावर मेंशन की जाए कि इसकी पावर यहाँ पर कैपिटल पी है, तो उस पावर से फिर से वही चीज कि आर डिस्टेंस आगे जाने पर नंबर 1 इंटेंसिटी पावर डिवाइडेड बाय एरिया। बट अब की बार एरिया में कोई वेरिएशन नहीं होगा। हम किसी भी डिस्टेंस पे जब जाएंगे तो इस सोर्स के पैरेलल प्लेन जो बनेगी वो सेम एरिया की बनेगी। जितना एरिया यहाँ पर है उतना ही एरिया यहाँ पर है। मतलब अब की बार एरिया आर पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि इंटेंसिटी कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। बाकी सेम प्रोसेस है, प्रेशर एम्पलीट्यूड एंड ऑल, तो वो सब कुछ वैसे ही चलेगा। 2 रो वी आई, फिर आई को पी बाई ए कर देंगे। लिखे हैं, मतलब आप कर लोगे इसके बाद सिमिलर वे में। लाउडनेस लिखना है तो सब वैसे ही 10 लॉग बेस 10 इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया और नीचे आई नॉट। इसमें कोई भी चीज डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होगी नहीं, सब कुछ कांस्टेंट चलेगा। प्रेशर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, लाउडनेस कांस्टेंट, इंटेंसिटी कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हो गए आपके साउंड वेव को लेकर के। स्पीड इक्वेशन, एनर्जी पावर इंटेंसिटी और टाइप ऑफ सोर्सेस,
इंटेंसिटी कैलकुलेशन, प्रेशर एम्पलीट्यूड कैलकुलेशन, लाउडनेस कैलकुलेशन, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कैलकुलेशन, ये पूरा आपका एक साउंड वेव से रिलेटेड थ्योरी थी। इसका लास्ट सेगमेंट जो बचा है वो बचा है हमारा डॉपलर इफेक्ट, लास्ट सेगमेंट। एंड उसके बाद जो बचेंगी चीजें डॉपलर इफेक्ट के बाद, वो बचेगा स्टैंडिंग वेव, इंटरफेरेंस और बीट्स, ये 3 टॉपिक जो लास्ट के बचे। अब डॉपलर वाला अगली क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही रखें। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू सर।